रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब हमने लेक्चर नंबर 18 को डिस्कस करना है। तो लेक्चर नंबर 18 में सबसे पहले टॉपिक आ रही है जी सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। देखिए, हमने ये तीन इक्वेशन लिए, ठीक हो गया। अब ये तीन इक्वेशन क्या बनाएंगे, एक सिस्टम कहलाएंगे और क्या कहलाएंगे, नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का। लीनियर इस वजह से है क्योंकि वेरिएबल सारों की पावर क्या है, 1 है। अच्छा, ये तो लीनियर की बात हो गई कि सारे वेरिएबल की पावर 1 हो गई, तो ये लीनियर बनी। सिस्टम की क्या डिस्कशन है, सिस्टम इसे कहते हैं कि अगर आप ये तीनों वैल्यू इन इक्वेशन से निकाल दे और वो तीनों वैल्यू गिवन इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाइड कर दे, यानी सिंगल वेरिएबल की वैल्यू गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर, तब सिस्टम बनेंगे। ठीक हो गया। और नॉन होमोजेनियस किसे कहते हैं कि अगर ये जो कांस्टेंट जो राइट साइड पे है ये सारे क्या हो, ज़ीरो ना हो, तब ये क्या कहलाएंगे, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन कहलाएंगे। कंसिस्टेंट किसे कहते हैं, कंसिस्टेंट। देखिए, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपने लिया जो कि आपके सामने ऊपर है, ये कंसिस्टेंट होगा अगर इस सिस्टम की एक सोल्यूशन आ जाए या एक से ज़्यादा सोल्यूशन हो, यानी इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन का मतलब एक से ज़्यादा, तब सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, सॉरी कंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट किसे कहते हैं, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये इनकंसिस्टेंट होगा अगर इस सिस्टम की कोई सोल्यूशन ना हो, ज़ीरो सोल्यूशन हो। बाद में हम एग्जांपल के थ्रू इसको डिस्कस करेंगे कि नॉन कंसिस्टेंट किसे कहते हैं और कंसिस्टेंट किसे कहते हैं। देखिए, जब आप एक नॉन होमोजेनियस को सॉल्व करते हैं तब आपके पास कितने मेथड होंगे, 3 मेथड आप पॉसिबली अप्लाई कर सकते हैं। एक होता है रिड्यूस इक्विलान, ये रिड्यूस इक्विलान है, रिड्यूस इक्विलान एक मेथड है। दूसरा मेथड ऑफ इन्वर्जन मैट्रिक्स है और तीसरा क्या है, क्रैमर रूल है। ये रूल आप अप्लाई करके किसी भी सिस्टम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि रिड्यूस इक्विलान किस तरह वर्क करता है। देखिए, हमने एक सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन लिया। पहले हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म दे दी, यानी इसके ऊपर मैट्रिक्स डाल दिए। फिर हम इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लेंगे, यानी ये सारे कोफिशिएंट लोगे, ये सारे कोफिशिएंट आप लोगे। देखिए, यह सारे मैंने कोफिशिएंट रख दिए और दरमियान में आप एक लकीर खींचोगे, अब फिर आप ये राइट साइड को लिखोगे, ये इसको बोलते हैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। फिर आपने इसी सिस्टम को किस में कन्वर्ट करना होता है, रिड्यूस इक्विलान में कन्वर्ट करना होता है। फिर जब रिड्यूस इक्विलान में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। जब x और y की वैल्यू आएगी तो आप पुट करोगे, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 1 की एग्जाम्पल 11 के पार्ट 1 को देख के सबसे पहले आपने इस सिस्टम को क्या लेना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म देनी है। ये मैं मैट्रिक्स फॉर्म दे रहा हूं, 2x + 5y - z, फिर होगा 3x + 4y + 2z, नेक्स्ट होगा x + 2y - 2z, दूसरी साइड पे क्या है जी, 511 - 3। अब ये फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया जी। अब आपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना होगा, इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लोगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मैंने बताया था 2 5, इधर कोफिशिएंट -1, फिर आपने इस तरह लकीर खींची, 511 - 3 लिखोगे। फिर आपने लिखना है 3 4 2 1 2 -2, ये आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गया। अब हमने इसी को कन्वर्ट करना है, किस में, रिड्यूस इक्विलान में कन्वर्ट करेंगे। थर्ड स्टेप आपने क्या करना है, रिड्यूस इक्विलान में कन्वर्जन होगी। तो सबसे पहले R1 को चेंज करोगे R3 के साथ,
यानी ये रो ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। यानी 1 2 -2 पर लकीर -3 11 और 5 3 4 2 2 5 -1। अब देखिए, अब आपने इसको ज़ीरो बनाना होता है तो किस तरह ज़ीरो बनाएंगे कि R2 -3 R1 कर देंगे। तो देखते जाइए, ऊपर वाले को कुछ नहीं कहना, 1 2 -2 पर लकीर -3, काम आपने R2 में करना है। तो 2 5 -1 5। अब देखते जाइए, एक मैं कर लेता हूँ 3 -3 इंटू R1 की वैल्यू ऊपर क्या है 1, तो 3 -3 से क्या निकला 0। दूसरा भी मैं कर लेता हूँ 4 -3 इंटू इधर R1 की वैल्यू क्या है 2, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा -2। तीसरा आप खुद कर दे, इससे 8 आएगा। इधर भी आपने यही करना होगा। R2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 11 -3 इंटू -3, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस R2 की वैल्यू 11 माइनस माइनस प्लस, तो इससे आ जाएगा 20। यहाँ तक क्लियर। अब आपने कुछ और ऑपरेशन करने। अब आपने इसको भी ज़ीरो बनाना है, तो किस तरह ज़ीरो बनाएंगे कि R3 -2 R1 करोगे। ऊपर वाले को आपने कुछ नहीं कहना, 1 2 -1 पर आपने इस तरह लकीर खींचनी है। तो ये 0 -2 8 20। अब देखिए, इधर मैं एक कर लेता हूँ, R3 की जगह 2 -2 R1 की ऊपर वाली वैल्यू 1, 2 -2 ये हो जाएगा 0, फिर आ जाएगा 5 -2 इंटू 2, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 3। इधर भी आपने यही करना है। इधर क्या वैल्यू है 5 माइनस ऊपर क्या वैल्यू है -3, तो इसे आ जाएगा 11। यहाँ तक क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब देखिए, अब आपने यहाँ पे ज़ीरो बनाया है, लीडिंग एलिमेंट क्या है 1, तो आपने इसको भी 1 बनाना है। तो -1/2 R2 कर दो, यानी -1/2 से R2 को डिवाइड कर दोगे। ये रो ऑपरेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ। 1 2 -2, फिर आपने लकीर खींची -3, 0 को 2 से डिवाइड करोगे, -2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 8 को -2 से -4, ये आ जाएगा -10, 0 1 3 11। यहाँ तक क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए, ये जो लीडिंग है इसकी नीचे भी आपको क्या आना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, क्योंकि हमने यही पढ़ा है। तो मैं क्या करूँगा, R3 से -R2 करूँगा। तो देखते जाइए, काम आपने R3 में करना है, 1 2 -2, फिर आपने ये स्लैश डालना है, 0 1 -4 -10। R3 की वैल्यू 0 -0 0, तो 1 -1 0, 3 हो जाएगा, 3 माइनस इंटू -4, ये हो जाएगा 7, 11 माइनस इंटू -10 आ जाएगा। तो इससे आ जाएगा यहाँ पे अब अगर आप देखें 21 आ जाएगा। अब देखिए, ये आपका लीडिंग एलिमेंट है। इस लीडिंग एलिमेंट के ऊपर भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि इस कॉलम में जो भी होंगे वो सारे के सारे आपके साथ क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। लेकिन पहले एक स्टेप ये कर दे कि इससे 1 बना ले, क्योंकि यहाँ पे भी लीडिंग एलिमेंट 1 आना चाहिए। तो 1/7 R3 करते हैं। तो 1/7 R3 करोगे तो आप रो ऑपरेशन को देके आपने R3 में काम करना है, 1 2 -1, फिर आपने ये लकीर खींची -3, 0 1 -4, 0 को 7 से डिवाइड करो, 0 को 7 से डिवाइड करो, इससे 7, ये -10, 21 को 7 से डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा 3। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आप क्या करना है, अब आपने इस तरह करना है कि इसको भी 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है।
ताकि लीडिंग ऑर्डर के जो कॉलम है वो सारे के सारे क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। तो एक ऑपरेशन मैं करूँगा R1 माइनस 6 R3 गुड, ये ऑपरेशन, और एक मैं करूँगा R2 प्लस 4 R3। तो ऑपरेशन कर लेते हैं जी, 1 0 0। तो देखिए ये ऊपर क्या बनेगा, R1 की वैल्यू 2, बहरहाल इसमें हमने कोई गलती की है, वो गलती पर आप काइंडली चेक कर सकते हैं। तो रिज़ल्ट आएगा 0 0 1 0 0 1, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 2 3। यहाँ तक क्लियर। अब डायरेक्ट आपने क्या करना है, x की वैल्यू ये आ जाएगी, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू क्या आएगी 3। अगर आप देखिए हमें यूनिक सोल्यूशन मिला है, hence the system is consistent। सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब देखिए अब हमने सेकंड पार्ट लिया, सेकंड पार्ट का हमने ऑगमेंटिक मैट्रिक्स डाल दिया जी। अब देखिए अब हम दो ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं, R2 माइनस 2 R1, यानी काम करेंगे R2 में। यहाँ पे मैंने ज़ीरो बना लिया, ये ऑपरेशन यूज़ करोगे तो इधर माइनस 3 3 और क्या आएंगे 9 आएंगे। और थर्ड रो पे मैं क्या काम कर रहा हूँ, R3 माइनस 3 R1। तो आपके सामने थर्ड रो कुछ इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं क्या कर लेता हूँ कि जो R2 है उसको -1 और 3 से डिवाइड करता हूँ, यानी इसके हर एक एलिमेंट को -3 से डिवाइड करेंगे तो आपके सामने R3 की पोजीशन कुछ इस फॉर्म में आएगी। फिर हम करेंगे R1 माइनस R2 और R3 माइनस 2 R1, तो आपके सामने कुछ इस किस्म का रिजल्ट आएगा। देखिए R1 में ये चेंजेस आ चुकी है और R3 में ये चेंज आ चुकी है। ठीक हो गया जी। अब देखते जाइए। अब आप देखिए यहाँ पे x होता है और यहाँ पे y होता है, तो इस वजह से मैंने लिखा x प्लस 3z और दूसरी साइड पे इक्वलिटी 4 आ जाएगी। ये y होता है और ये माइनस z होगा, इक्वल टू क्या होगा -3 होगा। और यहाँ पे z बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, z के साथ 0 आएगा, लेफ्ट पे क्या आएगा 0। अब देखिए z की जगह मैं कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, लेफ्ट और राइट आपस में क्या होंगे, इक्वल आएंगे। तो इस वजह से z को जब कोई वैल्यू दे सकते हैं, तो z की जगह मैंने एक आर्बिट्री वैल्यू पुट की t। तो जब t इधर पुट करोगे तो t इधर भी पुट होगा, तो इसको शिफ्ट करोगे तो x की वैल्यू ये आएगी। और सिमिलरली z की जगह t पुट करोगे और t उधर कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा कुछ इस फॉर्म में। अब देखिए t की जगह तो कोई भी वैल्यू आ सकती है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। और जब इनफाइनाइट सोल्यूशन होती है तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। थर्ड का मैंने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स डाल दिया जी। फिर मैं ये दो ऑपरेशन यूज़ कर रहा हूँ, R2 माइनस यानी R2 में काम करेंगे और R3 में काम करेंगे। तो R2 कुछ इस तरह हो चुका है जी, और R3 कुछ इस फॉर्म में आ चुका है जी। फिर R1 और R2 को ऐड करते हैं, R3 माइनस 8 R1, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब अगर आप देखिए सिस्टम को अगर मैं लिख दूँ 1 और 7y, ये x है और ये उधर है, ये इक्वालिटी आ जाएगी y। अब देखिए इसकी तरफ आ जाइए, 0.z इक्वल टू 4। अब देखिए z की जगह अगर मैं कोई भी वैल्यू रख दूं तो आप देख सकते हैं, तो रिजल्ट लेफ्ट का तो आंसर 0 आ जाएगा, राइट में क्या है 4 है, तो 0 कभी भी 4 की जगह इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ऐसा कोई z पॉसिबल नहीं है। जब z पॉसिबल नहीं है और z यहाँ भी है, तो y की भी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है और x की भी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है सिस्टम की नो सोल्यूशन है। क्या है जी, नो सोल्यूशन। और जिस सब सिस्टम की नो सोल्यूशन होती है इसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट।